साथियों नमस्कार, सुप्रभात। टीचर्स एकेडमी ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट से मैं हूं अंबरीश शुक्ला। आप सबका बेहद स्वागत है आपके अपने चहेते संस्थान में। टीचर्स एकेडमी एकमात्र संस्थान है जो आपको सदैव अध्यापक बनाने के लिए प्रतिबद्ध रहता है और इसी प्रतिबद्धता के कड़ी में मैं आपके सामने उपस्थित हूं हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला लेकर। आज की इस कक्षा में हम चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य में गद्य के आविर्भाव की, यानी कि गद्य का जन्म कैसे होता है। और हमारा जो नया बैच स्टार्ट हो रहा है वो भी गद्य से ही स्टार्ट हो रहा है, तो ये हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण कक्षा होने वाली है। तो चलिए इस कक्षा का आनंद लेते हैं और सीखते हैं, क्लास में ही याद करते हैं। मेरा उद्देश्य होता है कि आपको क्लास में ही सब कुछ याद हो जाए, आपको घर के लिए कुछ न रखना पड़े, आपको बाद के लिए कुछ न रटना पड़े। एक बार आपके दिमाग में, मस्तिष्क में वो चीजें छवि के रूप में स्थापित करने का प्रयास करता हूं। और इसी कड़ी में आज की कक्षा में आदि काल, भक्ति काल, रीति काल से थोड़ी थोड़ी चर्चा करते हुए कि गद्य किस प्रकार से विकसित होता हुआ आधुनिक काल तक चलता है। तो आज हम चर्चा करेंगे गद्य पर, हिंदी साहित्य का गद्य। ठीक है, आज की चर्चा का विषय है हिंदी साहित्य में गद्य। अब अगर गद्य की भूमिका की बात करें कि कितने प्रश्न गद्य से पूछे जाते हैं, तो आप देखेंगे कि गद्य काफी महत्वपूर्ण हो गया है। पहले गद्य उतना महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन अब आधुनिक काल से काफी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो प्रश्न अगर ज्यादा पूछे जा रहे हैं, इसका मतलब हमें ज्यादा तैयारी भी रखनी है। तो ज्यादा तैयारी रखनी है तो क्या क्या रखना है, तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल गद्य के इतिहास पर बात करेंगे, गद्य के विकास पर बात करेंगे और किस प्रकार से गद्य की परंपरा आज तक हमारे यहां चली आ रही है। मैं बार बार आपको एक बात बताता हूं कि जो साहित्य है यह किस प्रकार से निकला है। तो साहित्य पहले वांग्मय के रूप में जाना जाता था, यानी कि वांग्मय एक ऐसा अनुशासन था जिसमें सब कुछ समाहित हुआ करता था, वांग्मय। और इसी वांग्मय में वाक दहनमय, वांग्मय का जब आगे विकास हुआ तो यह परिवर्तित हो गया और विभाजित हो गया। जब वांग्मय का विकास होता है तो यह किसमें होता है, वार्ता, साहित्य और शास्त्र। वांग्मय का जब विकास हुआ, यानी कि संस्कृत की परंपरा में देखें तो वैदिक और लौकिक दो तरह की संस्कृत की परंपरा थी। वहां पर एक अनुशासन था, एक विषय था जिसे हम वांग्मय कहते हैं। तो वांग्मय जो विषय था, वांग्मय का विकास तीन भागों में हुआ, यानी कि विभाजन तीन भागों में हुआ, जिसमें एक था वार्ता, दूसरा था साहित्य, तीसरा था शास्त्र। अब हम साहित्य पर चर्चा करेंगे, बाकी पे चर्चा हम लोग कर चुके हैं, बार बार करते रहते हैं। शास्त्र का मतलब जैसे व्याकरण भी एक प्रकार का शास्त्र है, काव्य शास्त्र है, तो ये शास्त्र है। दर्शन भी क्या है, एक शास्त्र है। यहां पर वार्ता। अब साहित्य की बात कर लें तो साहित्य का जो विकास होता है वह कितने रूपों में होता है। तो साहित्य का विकास हुआ सबसे पहले काव्य के रूप में, और दूसरा हुआ गद्य के रूप में, और तीसरा एक रूप आपको मिलेगा चंपू के रूप में। ठीक है, चंपू कितने प्रकार का होता है, संस्कृत में चंपू की क्या परंपरा थी और चंपू किस रूप में आज हमारे सामने उपस्थित है, यह सब हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो आज जो हमारा विषय है गद्य, उसी पर हम अडिग रहेंगे। चंपू के प्रकार अगर आप जानते हो तो कमेंट करके मुझे जवाब दीजिएगा, क्योंकि मैं इसके पहले आपसे चर्चा कर चुका हूं। तो हम गद्य की बात करते हैं, गद्य से पहले काव्य की बात करते हैं, तो एक प्रश्न उठता है कि गद्य पहले आया या काव्य पहले आया। आपका क्या मानना है, कमेंट करके हमें जल्दी से जवाब दीजिए कि आप क्या कहते हैं कि गद्य का विकास पहले हुआ या काव्य का विकास पहले हुआ, गद्य पहले आया या काव्य पहले आया। तो फटाफट कमेंट करके आप सब जवाब दीजिए और बताइए। सबको गुड मॉर्निंग। छाया यादव जी, RAK जी, और शशि भास्कर जी, ऋचा शुक्ला जी, आयुष गौतम जी। ठीक है, आप सबका बेहद स्वागत है, सबको सुप्रभात है, नमस्कार है, गुड मॉर्निंग है, प्रणाम है। ठीक है, और सुषमा जी भी आ गई हैं, सुषमा उपाध्याय जी, बेहद स्वागत है आपका। तो हम पहले तो भाषा जानते ही नहीं थे। भाषा के विकास के साथ साथ
हमने बोलना तो सीखा, लेकिन बोलने में हमारी गेयता थी, हम किसी भी बात को गाकर कहते थे। जैसे आज जब आप मूल में आते हैं, यानी कि आपके मस्तिष्क का नियंत्रण आपके ऊपर जब कम रहता है, तब भी आप क्या करते हैं, गाते हैं। जैसे कुछ अवसर जो शुभ अवसर होते हैं उसमें भी आप गाते हैं, आप रोते हैं तब भी आप गाते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए किसी लड़की की विदाई हो रही है, अब किसी लड़की की अगर विदाई हो रही है तो उस समय तो उसकी मां है, कैसे रोती है। आजकल तो रोने का चलन ही खत्म हो गया, लेकिन मां कैसे रोती है? मां रोती है, अरे मोरे बिरनवा रोटिया के बनई है। अब वो क्या करती है कि उसके एक एक चीज को याद करती है कि उसने खाना कैसे खाया था, वो कपड़ा कैसे रखती थी, और वो खाना बाबूजी के लिए कैसे बनाती थी। ये सारी बात वो क्या करती है, वो याद करती है और उसको एक काव्य में पिरोकर उसको गाती है। इसी तरीके से किसी के मृत्यु हो जाने पर भी देखिए तो रुदन में भी एक गेयता है, यानी कि रुदन में भी, और आप अगर प्रसन्न हैं, खुश हैं, तो उसमें भी एक गेयता है। अब बात करें कि दोनों स्थितियों में किस प्रकार से गेयता है, हम सीधे चलते हैं वाल्मीकि। वाल्मीकि से पहले अगर आप सुमित्रा नंदन पंत को याद करें तो वो लिखते हैं कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, और उमड़ कर नैनों से बही होगी कविता अनजान। तो उनके कहने का तात्पर्य था कि काव्य जो है वो अनायास ही निकल आता है गद्य। इसीलिए काव्य और गद्य के लिए अलग अलग बात की गई कि काव्य जो होता है वो भाव प्रधान होता है और गद्य जो होता है वो विचार प्रधान होता है। तो हम पहले वैचारिक नहीं हुए, हम पहले भावुक हुए। एक मनुष्य पहले भावुक होता है, भाव उसके अंदर बचपन से आ जाता है, लेकिन विचार होना या वैचारिक होना या बौद्धिक होना वो धीरे धीरे परंपरा में बाद में प्राप्त होता है। तो वो भावुक था। तो अगर हम वाल्मीकि के यहां चले तो वाल्मीकि रामायण में, वाल्मीकि रामायण की जो शुरुआत होती है वो भी भावना से होती है। और ये पूरे साहित्य, पूरे विश्व के जो साहित्य लिखे गए हैं उनमें ज्यादातर साहित्य भावना प्रधान साहित्य हैं, वो भावनाओं से ओतप्रोत हैं। तो जैसे वाल्मीकि जी जब देखते हैं तो क्या लिखते हैं, मानिषात् प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती समाः, यत्क्रौञ्च मिथुनादेकम् अवधि काम मोहितम। वाल्मीकि जी कहते हैं मां निषाद, बहुत दुख में, मां निषाद, कितना दुख और रुदन है। प्रतिष्ठां तमगमः शाश्वती समाः, यौत्रौञ्च मिथुनादेकम् अवधि काम मोहितम। रुदन है, एक उच्छ्वास है, आह है, वेदना है, करुणा है, संत्रास है कवि का। कवि कहता है हे निषाद, तुमको अनंत काल तक शांति न मिले, क्योंकि तुमने प्रेम प्रणय क्रिया में लीन असावधान क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक क्रौंच की हत्या कर दी है, इसलिए पूरे जीवन भर तुम्हें कभी शांति न मिले। और एक छंदबद्ध काव्य पंक्ति थी, अनायास ही उनके मुंह से निकल आई, यानी कि काव्य और कविता भावना प्रधान होती है। कविता को आप किसी भी राइम पर, किसी भी तर्ज पर आप गा सकते हो, बोल सकते हो, कह सकते हो, सुना सकते हो, लेकिन गद्य के साथ यह बात नहीं है। ठीक है, तो आप सोचिए कि जैसे एक राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है। अब इस संवाद को देखिए कि तुलसीदास ने इसे काव्य के रूप में लिखा है। तुलसीदास ने इसको किस रूप में लिखा? काव्य रूप में लिखा। भावना प्रधान है और आप इसको जिस तर्ज पर चाहें उस तर्ज पर गा सकते हैं, बोल सकते हैं, कह सकते हैं। यह काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है। आप
देखिए, तो पहली चीज तो छंदबद्ध है। चलिए देखते हैं इसको कितने रूप में हम गा सकते हैं। काव्य है, भाव प्रधान है, और है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। नाथ शंभुधनु भंजनिहारा, नाथ शंभुधनु भंजनिहारा, हुई है क्यों एक दास तुम्हारा, हुई है क्यों एक दास तुम्हारा, आए सुकाह कहीं किन मोही, सुनी रिसाई बोली मुनि को ही, सेवक जो सो करे सेवकाई, हरि करनी करी करी लराई। अब देखिए आप इसको मतलब अलग धुन में, थोड़ा सा गला खराब है और बुरा गाता भी हूं मैं, तो आप देखिए कि इसको काव्य के रूप में आप गा रहे हैं। अब आजकल का एक बड़ा नया ट्रेंड है रैप सॉन्ग। रैप सॉन्ग देखिए कि अगर तुलसीदास की इस रचना को, जो कि भाव प्रधान है, कविता है, लय ताल तुक यति गति से संपन्न है, अगर इसको रैप सॉन्ग में गाया जाए तो किस तरीके से हम गा सकते हैं। अब आप देखिए, नाथ संबुधन, ओहो नाथ संबुधन। अब एकदम समझिए, अगर तुलसीदास के समय में रैप सॉन्ग नहीं था, लेकिन इस कविता को आप रैप सॉन्ग में गा सकते हैं। नाथ संबुधन भंजनिहारा, ओहो नाथ संबु भंजनिहारा, हुई है कि एक दास तुम्हारा, आयुष का कहीं में मोही, सुनई रिसाई बोली मुन को ही, सेवक जो करे सेवकाई, हरि करनी करी लड़ाई, सुनो राम जैसे उधन तोरा, साहस बाहु समोरि मोरा, नाथ संबुधन भंजनिहारा, नाथ संबुधन भंजनिहारा। अब सोचिए, किसको आप रैप सॉन्ग में, कम ऑन एवरीबॉडी, राधु संबुधन सम्मनहारा, आप इसको रैप सॉन्ग में गा सकते हैं, आप इसको भजन कीर्तन में गा सकते हैं, आप इसको सोहर छंद में गा सकते हैं, आप इसको राग मल्हार में गा सकते हैं, आप जिस भी तरीके से चाहें इसको गा सकते हैं, क्योंकि यह काव्य है। इसमें लय ताल तुक यति गति छंद का भी ध्यान रखा गया है, रस की प्रधानता है, और काव्य भाव प्रधान होता है। ये बात मैं आपको बार बार समझा रहा हूं, लेकिन यहां पर हम आज चर्चा करने वाले हैं विचार की, हम चर्चा करने वाले हैं गद्य की। तो गद्य की शुरुआत कैसे होती है, गद्य कहां से आता है और किस तरीके से पहुंचता है, चर्चा इसकी होनी है। तो चलिए आज गद्य पर बात करते हैं। दरअसल हिंदी गद्य का आविर्भाव, शुक्ल जी इसको क्या कहते हैं कि एक घटना कहते हैं। क्या कहते हैं कि एक घटना है ये। आधुनिक काल में, आधुनिक काल का जो आविर्भाव है वो गद्य से होता है, और एक प्रकार से क्या है, ये घटना है। तो एक कथन से इसकी शुरुआत करते हैं हम लोग। इससे ध्वनित होता है कि आधुनिक काल ले आने का श्रेय, इससे ध्वनित होता है कि आधुनिक काल को ले आने का श्रेय। अब जब हम गद्य की बात करते हैं तो हम आधुनिक काल की बात करते हैं, और आधुनिक काल में ही गद्य का आविर्भाव होता है। लेकिन इसके पहले भी एक गद्य की परंपरा है, उस परंपरा पर भी हम चलेंगे। इससे ध्वनित होता है कि आधुनिक काल को ले आने का श्रेय अंग्रेजी उपनिवेशवाद को है। अंग्रेजी उपनिवेशवाद को है। समझिएगा, ये कह रहे हैं कि अगर अंग्रेजी यानी कि अंग्रेज हमारे देश में राज करने नहीं आते तो हो सकता है कि आधुनिक काल ना आता। जिस तरह भक्ति आंदोलन के बारे में प्रश्न उठाया जाता है, जिस प्रकार भक्ति आंदोलन के विषय में
प्रश्न उठाया जाता है कि यदि मुसलमान ना आए होते, तो भक्ति आंदोलन की लहर न उठती, तो भक्ति आंदोलन की लहर न उठती। उसी प्रकार कहा जाता है यदि अंग्रेज ना आए होते तो, उसी प्रकार कहा जाता है कि अंग्रेज यदि ना आए होते तो आधुनिक काल न आता। ये कथन है बच्चन सिंह का। यह कथन किसका है? तो यह कथन है बच्चन सिंह का। तो बच्चन सिंह कहते हैं कि आधुनिक काल क्यों आया, उसके पीछे का कारण क्या था। तो आधुनिक काल के पीछे वो बताते हैं कि अगर जिस प्रकार से कहा जाता है कि भक्ति काल के उदय के पीछे मुसलमानों का आगमन था, भारत में भक्ति काल का उदय मुसलमानों के आने से होता है। शुक्ल जी भी इसे मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी 12 आना मानते हैं कि 12 आना ही वैसे होता है, यानी कि 4 आना वो नहीं मानते। तो कहीं ना कहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी भी ज्यादातर इसी को श्रेयित करते हैं, शुक्ल जी भी मानते हैं। और बच्चन सिंह इसी बात को दोहराते हुए कह रहे हैं कि आधुनिक काल के उदय के पीछे किसका हाथ है? भारतीय का हाथ न होकर अंग्रेजी उपनिवेशवाद का हाथ है। अगर अंग्रेजी उपनिवेशवाद भारत में नहीं आता तो शायद यहां पर आधुनिक काल का जन्म नहीं होता। अब जब आधुनिक काल का जन्म हो जाता है तो आधुनिक काल में गद्य की भी शुरुआत होती है। और गद्य की शुरुआत किस प्रकार होती है? तो आधुनिक काल में 1900 से 1980 संवत तक, 1900 से 1980 संवत, यह इसका समय निर्धारित किया आचार्य शुक्ल ने। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1900 से 1980 तक का जो समय निर्धारित किया, वो किसके लिए किया? वो किया गद्य के लिए। और इसे गद्य खंड प्रकरण 1 उन्होंने नाम दिया। गद्य खंड प्रकरण 1 नाम दिया। और इसका जो टॉपिक रखा उन्होंने, सामान्य परिचय गद्य का विकास। सामान्य परिचय गद्य का विकास। क्लियर है? तो यहां हमें समझ लेना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1900 से 1980 संवत तक गद्य खंड प्रकरण 1 के अंतर्गत उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में इसको समाहित किया और सामान्य परिचय गद्य का विकास इसका नाम दिया। और वो बताते हैं कि आधुनिक काल के पहले गद्य की अवस्था कैसे थी। तो हम देखते हैं कि आधुनिक काल के पहले गद्य कैसा था।
आधुनिक काल के पहले गद्य। ठीक है, तो आधुनिक काल में अगर गद्य की शुरुआत होती है तो ऐसा तो है नहीं कि कहीं से गद्य एकाएक टपक पड़ा, कहीं ना कहीं इसकी अवस्था, कहीं इसके बीज जरूर रहे होंगे। तो गद्य काल की शुरुआत आधुनिक काल में हुई, लेकिन इसके पहले की क्या अवस्थिति थी, क्या स्थितियां थी। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखें तो गोरखपंथी लगभग 1407 संवत गोरखपंथी, रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि गोरखपंथियों का जो समय था वो लगभग 1407 के आसपास था। क्या था? 1407 संवत के आसपास गोरखपंथी जो साधु थे उनका समय, और इसी आसपास उन्होंने गद्य की शुरुआत की थी। और इसी में दो शब्दों का, पुछिबा और कहिबा, पुछिबा और कहिबा, इन दो शब्दों की तरफ रामचंद्र शुक्ल इशारा करते हुए कहते हैं कि आधुनिक काल के पहले जो गद्य का स्वरूप था वो गोरखपंथियों के यहां हमें देखने के लिए मिलता है। और गोरखपंथ में वो दो शब्द बताते हैं, पुछिबा और कहिबा, जो कि राजपूताने भाषा जान पड़ती है। तो वो कहते हैं कि 1400 के आसपास ब्रज भाषा गद्य का नमूना मान सकते हैं। ठीक है, तो 1400 संवत के आसपास गद्य का नमूना मान सकते हैं। अब देखिए, बहुत सारी पंक्तियां पूछी जाती हैं आपके यहां। कुछ पंक्तियां आपको पहले से मालूम रहती, कुछ मालूम ही नहीं रहती कहां से पूछी गई है। दरअसल वो पंक्तियां हिंदी साहित्य के इतिहास के जो विभिन्न ग्रंथ हैं उनसे पूछी जाती हैं। जैसे श्री गुरु रामानंद तिनको दंडवत है, कैसे परमानंद आनंद स्वरूप हैं, शरीर जिनको जिनके नित्य तो शरीर चेन्नत यरु, आनंदमय हेतु मैं जू हूं, गोरिसो मछंदर नाथ को दंडवत करत हूं, हैं कैसे वो मछंदर नाथ आत्मज्योति निश्चल हैं, अंतकरण जिनके अरु, मूल द्वार तय छक चक्र चिन्ह निकी तरह जाने। तो यहां पर ब्रज भाषा गद्य से शुरुआत शुक्ल जी मानते हैं कि गद्य की शुरुआत कहां से हुई है? ब्रज भाषा गद्य से। तो एक प्रश्न उठता है कि किस प्रकार से गद्य का स्वरूप बनता है। तो गद्य में शुक्ल जी या जो है वो देखते हैं कि गद्य का स्वरूप किस प्रकार से निकलता है। तो पहला तो है ब्रज भाषा गद्य। ब्रज भाषा गद्य यानी कि शुरुआत कहां से देखने के लिए मिल रही है? ब्रज भाषा गद्य से मिल रही है। ब्रज भाषा गद्य में कौन कौन लोग आएंगे? तो इसमें विट्ठलनाथ, विट्ठलनाथ ये भी ब्रज भाषा गद्य में थोड़ा बहुत अपना हाथ चलाते हैं। नाभादास, बैकुंठ मणि शुक्ल, ये भी शीर्ष गद्य न्यायकों में आप इनको रख सकते हैं आधुनिक काल के पहले। ठीक है, सूरत मिश्र,
सूरत मिस्र का भी नाम इसमें आप रख सकते हैं। और तो ये तो रहे आपके ब्रजभाषा गद्य के उन्नायक, यानी कि शुक्ल जी इनको मानते हैं कि ये लोग रहे हैं। अब इसके बाद ब्रजभाषा का जो गद्य है ये यहीं पर समाप्त नहीं होता, इसमें और भी भाषाओं के गद्य को हम रख सकते हैं। जैसे अपभ्रंश का भी गद्य आपको इसमें मिलेगा और खड़ी बोली का भी गद्य मिलेगा, तो कई अन्य भाषाओं के भी गद्य यहां पर एक साथ देखने के लिए मिलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि खड़ी बोली का जो गद्य है वो किस प्रकार से यहां पर हमें देखने के लिए मिलता है। जब हम खड़ी बोली गद्य में आते हैं तो यहां पर गद्यकार द्वय, राजा द्वय का नाम आता है। गद्यकार द्वय, गद्यकार द्वय और राजा द्वय का नाम आता है। यानी कि अब यहां पर ये प्रश्न पूछे जाएंगे या पूछे गए भी हैं, राजा द्वय में कौन आता है और गद्यकार द्वय में कौन आता है। तो राजा शिव प्रसाद और राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिव प्रसाद और राजा लक्ष्मण सिंह, ये आते हैं गद्यकार द्वय में और राजा द्वय के अंतर्गत हम इनको स्थापित करते हैं। ठीक है। अब इसके बाद गद्यकार चतुष्टय का भी एक कॉन्सेप्ट आपके सामने आता है। किसका कॉन्सेप्ट आता है? गद्यकार चतुष्टय का भी एक कॉन्सेप्ट आता है। तो वो कौन है? गद्यकार चतुष्टय, गद्यकार चतुष्टय में कौन कौन आएंगे? लल्लू, सदल, लल्लूलाल, सदल मिश्र, लल्लूलाल, सदल मिश्र, इंसा, अल्लाह खां और कौन आएगा? लल्लूलाल, सदल मिश्र। यहां पर एक और आएंगे, सुखलाल जी। तो लल्लूलाल, सदल मिश्र, इंसा अल्लाह खां और सदा सुख लाल, ये गद्यकार चतुष्टय के अंतर्गत आते हैं, जो कि 4 लोगों का एक ग्रुप है। ठीक है। लल्लूलाल और सदल मिश्र, लल्लूलाल और सदल मिश्र ये भाखा मुंशी थे। क्या थे? भाखा मुंशी थे। कहां पर? फोर्ट विलियम कॉलेज में। तो आपको बताऊंगा कि फोर्ट विलियम कॉलेज क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है, फोर्ट विलियम कॉलेज की हिस्ट्री क्या है, फोर्ट विलियम कॉलेज का खड़ी बोली या हिंदी की भाषाओं के विकास में क्या योगदान है और कौन कौन से लोग उसमें थे, भाषा के लिए प्रोफेसर्स कौन से थे, वो भी आपको हम बताएंगे। तो ये खड़ी बोली के उन्नायक रहे और उसके पहले ब्रज भाषा के भी उन्नायक देखने के लिए मिलते हैं। तो अब इसके खड़ी बोली के पहले
अब इसमें चारों लोगों पर हम विधिवत देखेंगे कि लल्लू लाल जी कौन है, इन्होंने क्या काम किया है, सबकी भूमिका क्या थी, इनको पढ़ाने के लिए क्या दिया जाता था, और इनका जो घर था वो कहाँ था, और किस प्रकार का माहौल था इनकी भाषा में, किस प्रकार के परिवर्तन थे। अब प्रश्न आता है कि गद्य साहित्य का आविर्भाव कैसे होता है। इसके पहले भी आदिकाल में भी आप देखें तो आपको थोड़ा बहुत गद्य मिल जाएगा, भक्ति काल में भी आपको थोड़ा बहुत गद्य मिल जाएगा, लेकिन अब प्रश्न उठता है कि वास्तव में गद्य का आविर्भाव कब से होता है या कब से माना जाना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं। गद्य का आविर्भाव, देखिए गद्य का आविर्भाव ज्यादातर आलोचक और विद्वान भारतेंदु युग से मानते हैं कि भारतेंदु युग से 1850 से हुआ। इसका प्रमुख कारण यह थी कि नवीनता और परिवर्तन स्थितियों की ना तो कोई मूल्यवत्ता है ना कोई अर्थवत्ता। रामविलास शर्मा ने 1857 से आधुनिक काल की शुरुआत मानी है। आधुनिक काल की शुरुआत किसने कब से मानी है हम लोग पहले भी देख चुके हैं। तो 1857 से आधुनिक काल को प्रारंभ मानते हैं, और नगेंद्र का मानना है कि 1857 की क्रांति समाजवाद और पूंजीवाद में एक युद्ध है। तो देख लेते हैं 1857 ईस्वी की क्रांति, ईस्वी की क्रांति समाजवाद और पूंजीवाद में एक युद्ध है। कथन किसका है? तो ये कथन है डॉक्टर नगेंद्र का। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि 1857 की जो क्रांति है समाजवाद और पूंजीवाद का एक युद्ध है, आपस में होता है। अब अगर हम इस पूरे विकास को देखें, हिंदी गद्य का जो विकास है उसको हम 3 भाग में बांट सकते हैं। हिंदी गद्य का जो आविर्भाव है, विकास है, उसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से भाग होंगे? पहला होगा कि जो गद्य हमें भारतेंदु पूर्व हिंदी गद्य के रूप में मिलता है, भारतेंदु पूर्व गद्य, यानी कि भारतेंदु के पहले का गद्य। दूसरा, भारतेंदु एवं द्विवेदी युग। भारतेंदु और द्विवेदी युग में जो हमें गद्य मिलता है, और यहां पर छायावाद एवं छायावादोत्तर गद्य। तो हिंदी गद्य को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, एक तो चलते हैं भारतेंदु के पहले का, एक बीच का और एक लास्ट का। अब भारतेंदु पूर्व हिंदी गद्य को देखते हैं तो हमें कुछ गद्य के ग्रंथ मिलते हैं। तो हम देखें तो आदिकाल में शुरुआत करते हैं। भारतेंदु के पहले हमें आदिकाल में गद्य देखने के लिए मिलता है, और वो कौन कौन सी रचनाएं हैं जो गद्य के रूप में मिलती हैं? राउलवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, उक्ति व्यक्ति प्रकरण,
वर्ण रत्नाकर, वर्ण रत्नाकर भी इसी कोट की एक रचना है। ठीक है। दरअसल राहुल वेल गद्य पद्य चंपू में लिखित है, शिलांकित कृति है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है भाषा है, व्याकरण ग्रंथ है, और वर्ण रत्नाकर मैथिली हिंदी में लिखा गया है। तो ये जो गद्य हैं भक्ति काल में अवधि के अतिरिक्त हिंदी के शेष सभी भाषाओं में गद्य लिखा गया। तो ध्यान रखना है भक्ति काल में अवधि के अतिरिक्त अन्य भाषाओं में गद्य लिखा गया। यानी कि भक्ति काल में अवधि एक ऐसी भाषा है जिसमें गद्य आपको नहीं मिलता है, बाकी सारी भाषाओं में आपको गद्य मिल जाता है। गद्य सृजन जो है वह किन रूपों में मिलता है? भक्ति काल का गद्य भक्ति काल का गद्य दो रूपों में विद्वान मानते हैं, ललित गद्य और अललित गद्य। तो भक्ति काल का जो गद्य है वो दो रूपों में मिलता है, ललित और अललित। ललित का मतलब साहित्यिक रूप में गद्य मिलता है, और यहां पर असाहित्यिक रूप। तो कुछ विद्वान मानते हैं कि भक्ति काल का जो गद्य है वह दो रूपों में मिलता है, एक ललित गद्य के रूप में और एक अललित गद्य के रूप में। भक्ति काल का जो गद्य है वो कितने भाषाओं में है, यह भी प्रश्न पूछा गया है। तो यहां आप बनाएंगे भक्ति काल के गद्य की भाषा। तो भक्ति काल जो था उसके गद्य की जो भाषा है वो प्रमुख रूप से चार थी। कितनी थी? चार थी। ब्रज भाषा, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, राजस्थानी और दक्षिणी हिंदी। समझ में आ गया? तो भक्ति काल के गद्य की जो भाषा थी वो प्रमुख रूप से क्या थी? चार थी। एक तो ब्रज भाषा थी, दूसरा खड़ी बोली, तीसरा राजस्थानी और चौथा दक्षिणी। अब आप जब हिंदी की बोलियों की चर्चा करते हैं कि हिंदी में कितनी बोलियां हैं, तो वहां पर आप दक्षिणी को नहीं पढ़ते हैं। तो यहां आपको क्या करना है कि दक्षिणी को भी इंक्लूड करना है, दक्षिणी को भी आप इसमें गिनती में रखेंगे। तो भक्ति काल के गद्य की जो भाषा है जिसमें ब्रज है, खड़ी बोली, राजस्थानी, दक्षिणी। पूछेगा कि भक्ति काल में इनमें से कौन सी भाषा नहीं है, तो आप देखिए अवधि नहीं है। मैंने पहले लिखा दिया है, प्रश्न पूछा गया है परीक्षाओं में कि भक्ति काल में किस क्षेत्रीय भाषा में या किस साहित्यिक भाषा में गद्य नहीं मिलता है। तो अवधी भाषा जो है उसमें गद्य नहीं मिलता है। इसके सिवा जितनी भाषाएं थी वहां उस दौर में प्रचलित सब में अपना गद्य मिलता है।
ठीक है। अब यहां पर ब्रजभाषा गद्य की कुछ रचनाएं देख लेते हैं। ब्रजभाषा गद्य की रचनाएं। अब इन रचनाओं में सिद्धांत विचार, कमेंट करके बताइए किसका ग्रंथ है। लास्ट में बता दूंगा मैं। सिद्धांत विचार, अगहन महात्म्य, अगहन महात्म्य तो आप सब जानते होंगे, ये तो आसान रचना है। अगहन महात्म्य, वैशाख महात्म्य, वैशाख महात्म्य। अब देखिए जो सिद्धांत विचार रचना है यह किसकी है? ध्रुव दास की है। ब्रजभाषा में भक्तिकालीन गद्य, ये ध्रुवदास की है, ये बैकुंठमणि की है। बैकुंठमणि शुक्ल की रचना है। और यह भी रचना किसकी है? बैकुंठमणि शुक्ल की है। यानी कि दोनों रचनाएं बैकुंठमणि शुक्ल की। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं कि खड़ी बोली गद्य की प्रमुख रचनाएं कौन सी देखने के लिए मिलती हैं। खड़ी बोली गद्य, अद्य नहीं लिख पा रहे हैं भाई। खड़ी बोली गद्य, ठीक है। खड़ी बोली गद्य में वैसे बहुत रचनाएं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण हैं वो 5 रचनाएं हैं। गोरा बादल की कथा, गोरा बादल की कथा, अब बताइए इसके रचनाकार कौन है? गोरा बादल की कथा ये आप जानते होंगे, खटमल नहीं जटमल। तो गोरा बादल, जटमल। कुतुब शतक, कुतुब शतक बहुत आसान है, तो यहां पर आप क्या कर लेंगे, नाम ही इनका है कुतुब। कुतुब कवि हो गए कुतुब शतक के। अब इसमें आएगा भोगल पुराण, भोगल पुराण। अब यहां पर कवि का ही नाम शुरू में लिखा हुआ है, लेखक का ही, गद्य है तो लेखक होंगे, तो ये है भोगल कवि। कौन हो गए? ये हो गए आपके भोगल कवि। ठीक है, तो कितनी रचनाएं हो गई? 3 रचनाएं हो गई। गणेश गोसठ और पोथी, गणेश गोसठ और पोथी, तो ये 1 2 3 4 और ये 5 रचनाएं। अंत की जो 2 रचनाएं हैं इनके रचनाकार नहीं मिलते हैं, अर्थात ये रचनाएं आप अज्ञात में रख सकते हैं। अब बात करेंगे दक्षिणी गद्य की। दक्षिणी भाषा में जो गद्य रचना मिलती है उसमें जो सबसे बड़ा नाम है
गेसूद राज बंदा नवाज का। गेसूद राज बंदा नवाज का बहुत बड़ा नाम है ये, पूछे जाते हैं। बुरहानुद्दीन दीन मुल्ला वजही। मुल्ला वजही की रचना तो आप सबको रटी होगी, आप सब जानते होंगे, क्योंकि मुल्ला वजही की रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। जी हां, मुल्ला वजही। सबरस जो रचना है वो किसकी है? सबरस ये मुल्ला वजही की है। और एक रचना इनकी और जो इसमें काफी चर्चित है, कुतुब मुस्तरीज। कुतुब कुतुब मुस्तरीज, ठीक है, मुल्ला वजही की रचना है। और एक रचना यहां पर और को मिलेगी, अब्दुल समद। अब्दुल समद, वैसे दक्षिणी गद्य में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हिंदी में ज्यादा उनका प्रयोग नहीं है। तो तफसीर बहाती रचना है इनकी, तफसीर बहाती, ठीक है। अब आप सब बताएं कि गेसूद राज की रचनाएं कौन कौन सी हैं? देखिए, इनकी जो रचनाएं हैं, जिसमें ताफसीर कुरान मजीद, मुल्तकीत, तो एक रचना जो थोड़ी सी महत्वपूर्ण है, मुल्तकीत रचना का नाम है। शहर माशरेक, शरह फिका है अकबर, शरह अब्दुल मुर्दीन, शरहत और तुर्रफ, रिशाल सिरातुल नबी, तजुर्मा मशरेक, मारिफ, तजुर्मा अवरीफ, शहर मुजुलम हिकम, आवा असाही कुवत उल कल्ब। तो ये इनकी रचनाएं हैं जो उतनी आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तो ऐसा कहा जाता है कि उर्स जो है, जो परंपरा है, यहीं से शुरू होती है। और उन्होंने उर्दू और दक्खनी भाषा में मेराज उल आस्कीन एक पुस्तक लिखी थी जो बहुत महत्वपूर्ण है, मेराज उल आस्कीन। मेराज उल आस्कीन, ठीक है। मेराज उल आस्कीन जो रचना है, ये बहुत चर्चित रचना है। इसमें इस्लाम के पैगंबर हजरत मोहम्मद पर ये लिखी गई है। यह स्थानीय भाषा दक्षिणी का उपयोग करने वाले पहले सूफी थे। बात, अच्छा, यहां ध्यान रखिएगा कि दक्षिणी भाषा में पहले सूफी थे, तो यहां पे हम नोट कर लेंगे दक्षिणी भाषा उपयोग करने वाले
पहले सूफी, और ये किसके लिखी गई है? हजरत मोहम्मद, किसके ऊपर लिखी गई है? तो ये रचना हजरत मोहम्मद पर लिखी गई है। ठीक है, एक और इसमें आते हैं बुरहानुद्दीन, मुल्ला वजही और अब्दुल समद। कुछ और रचनाएं हैं जिनका नाम आप सब बताएंगे हमें, जैसे हिदायतनामा, शिकारनामा, तजुर्मा। ये कुछ रचनाएं हैं जो आप मुझे बताएंगे कि किसकी हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि राजस्थानी भक्तिकालीन गद्य की। राजस्थानी भक्तिकाल का गद्य। दरअसल जब आप राजस्थान में कोई परीक्षा देने जाते हैं तो राजस्थानी गद्य से संबंधित, राजस्थानी काव्य से संबंधित खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहां पर हम उनकी बात करेंगे। राजस्थानी गद्य में राजस्थानी गद्य, राजस्थानी में कई उपबोलियां भी हैं। मामा मेवा लेकर जयपुर गए, 4 भाग में हम लोग उसको बांटते हैं। लेकिन क्या सभी उतनी ही प्रभावी हैं? क्या सभी उतनी ही महत्वपूर्ण है? क्या सभी गद्य उतने ही हैं? नहीं। तो यहां पर केवल एक बोली का ही ज्यादा प्रयोग मिलता है, मारवाड़ी। राजस्थानी गद्य में मारवाड़ी हिंदी का ज्यादा प्रयोग मिलता है। तो किसका ज्यादा प्रयोग मिलता है? तो आप बताएंगे कि मारवाड़ी हिंदी का प्रयोग यहां पर ज्यादा देखने के लिए मिलता है। ठीक है, इसमें रचनाएं कौन कौन सी हैं? जैसे पृथ्वी चंद चरित, पृथ्वी चंद चरित, इनके रचनाकार आप सब लिखिए फटाफट कौन कौन है। आदिनाथ चरित, आदिनाथ चरित, योग शास्त्र, यह भी इसी में लिखी गई है। कलिका चारि कथा, कलिका चारि कथा और गणित शास्त्र, ये रचनाएं जो हैं ये राजस्थानी गद्य से प्रभावित हैं। ठीक है, दरअसल जब हम राजस्थानी साहित्य का वर्गीकरण करते हैं तो राजस्थानी साहित्य का वर्गीकरण करते समय हम उसे एक भाग चारण साहित्य में भी बांटते हैं। चारण जाति के लोग कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट कवि, इतिहासकार, योद्धा, राज दरबारी विद्वान रहे हैं
8वीं से 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ये उपलब्ध थे और इन्होंने बहुत सारे दोहे, गद्य और इत्यादि चीजें भी लिखी हैं। तो ये जो हैं इन्होंने डिंगल और पिंगल से प्रभावित राजस्थानी, अपभ्रंश, मारवाड़ी, गुजराती के साथ उर्दू, फारसी भाषा का भी प्रयोग अपने साहित्य को लिखने में किया है। ठीक है, अब यहां हम बात करेंगे कि ये तो आपका भक्तिकाल रहा, आदिकाल रहा। रीतिकाल में कौन कौन सी रचनाएं देखने के लिए मिलती हैं जो प्रभावित हैं? रीतिकाल में भी गद्य रहा और उसमें 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता, 84 वैष्णव की वार्ता, 252 252 वैष्णव की वार्ता, ठीक है। तो ये दोनों ग्रंथ के नाम तो आप जानते हैं किसने लिखा? गोकुलनाथ जी ने। वन यात्रा, अष्टांग योग, हरितालिका, अष्टांग योग, हरितालिका, ये सब उस दौर की रचनाएं हैं। कथन। इसके अलावा रीतिकाल में बेताल पच्चीसी, नासकेतोपाख्यान, बेताल पच्चीसी छोड़ रहे हैं, नासकेतोपाख्यान, ये रचनाएं भी इसके अंतर्गत आ रही हैं। वैसे जो नासकेतोपाख्यान है इसका समय थोड़ा बहुत आधुनिक काल से टकराता है, लेकिन पूर्ण रूप से हम इसको उसमें नहीं रह सकते हैं। इसके अलावा वन योग है, अष्टांग योग है, हरतालिका कथन है, बेताल पच्चीसी है, ये सब इसमें रख सकते हैं। जो इस दौर की सबसे महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिन्हें आप इतिहास के संकलन के लिए सामग्री भी मान सकते हैं, वो दो रचनाएं हैं, 84 वैष्णवन की वार्ता और एक है 252 वैष्णवन की वार्ता, जो कि गोकुलनाथ की रचनाएं हैं जिनका संबंध कृष्ण काव्य, भक्ति काव्य से संबंधित है। लेकिन इस रचना का जो समय है वो थोड़ा बहुत रीतिकाल से अपना संबंध स्थापित करता है। ठीक है, तो हम लोगों ने आज चर्चा किया आदिकाल पर, भक्तिकाल पर, रीतिकाल तक। अब कल की जो चर्चा होगी वो होगी सीधे सीधे आधुनिक काल पर, कि आधुनिक काल का जो गद्य है वो किस प्रकार से है, उसका विकास कैसे हुआ। बहुत सारे लोग आज आए नहीं, नोटिफिकेशन भी नहीं गया क्योंकि थोड़ा सा समस्या थी घर पे, जिसकी वजह से रेगुलर कक्षाएं मैं नहीं ले पा रहा था। और तो कल फिर आप सबसे मुलाकात होगी और कल शुरुआत करेंगे आधुनिक काल के गद्य से। तो अभी तो मैंने आदिकाल के पहले, आदिकाल से, भक्तिकाल से, रीतिकाल से भूमिका बनाई। कल इसको समराइज करेंगे और समराइज करने के बाद फिर से आधुनिक काल के गद्य पर अपनी बात को स्टार्ट करेंगे, जिसमें फोर्ट विलियम कॉलेज और विभिन्न संस्थाएं जो खड़ी बोली या गद्य के उन्नयन में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, और खड़ी बोली गद्य का जो आंदोलन है उस पर भी चर्चा करेंगे, और विभिन्न आलोचकों के कथनों पर भी चर्चा करेंगे, जिसमें रामचंद्र तिवारी, बच्चन सिंह, रामचंद्र शुक्ल का भी वर्णन अपेक्षित होगा। तो आज के लिए इतना ही।
अगर आप नए बैच जिसका नाम है तर्कस, इस तर्कस नए बैच से जुड़ना चाहते हैं जो कि गद्य से ही शुरू हो रहा है, तो आप हमें केवल व्हाट्सएप करिए, व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 9628 95 92 37। और ध्यान रहे कि अगर आप फ्री में जुड़ना चाहते हैं, फ्री प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो फ्री प्रैक्टिस के लिए टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें कुछ स्टडी मटेरियल, कुछ नोट्स और कुछ टेस्ट क्विज भी आपको डाले जाते हैं। आप केवल व्हाट्सएप करके हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर आप सबसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, शुभ दिन।